कहानी की शुरुआत ग्रीस के थेसाली में होती है। हजारों की तादाद में दो बड़ी सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी हैं। दोनों सेनाओं का इरादा आखिरी आदमी तक लड़ने का है। जंग छिड़ने से पहले दोनों सेनाओं के राजा अगमेम्नोन और मेनेलॉस युद्ध स्थल के बीच में मिलते हैं। अगामेम्नोन पूरी दुनिया को जीतना चाहता है और ग्रीस में उसका आखिरी पड़ाव थेसाली है। खून खराबा कम करने के लिए अगमेम्नोन अपने सबसे ताकतवर योद्धा ओग्रियस, जो एक विशाल दानव जैसा है, और अकिलीस, एक महान योद्धा जो अभी युद्ध स्थल पर मौजूद नहीं है, के बीच एक दूसरे से लड़ने का प्रस्ताव रखता है। अकिलीस को तो गांव में कुछ लड़कियों के साथ सोते हुए पाया जाता है। जाहिर सी बात है, रात की मौज मस्ती के बाद वह हैंगओवर में है। आखिरकार वो युद्ध स्थल पर पहुंचता है। हालांकि अपने राजा के लिए लड़ने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। अपने साथी सैनिकों को बचाने के लिए लड़ने का फैसला करता है। ओग्रियस बहुत ताकतवर है और भाले फेंकता है, लेकिन अकिलीस उसे बहुत जल्दी हरा देता है। वो दुश्मन सेना के किसी भी अन्य योद्धा को चुनौती देता है, लेकिन ये साफ है कि वो सबसे बेहतर है। इसलिए दुश्मन सेना अगमेम्नोन के सामने आत्मसमर्पण कर देती है। इसी दौरान स्पार्टा के बंदरगाह पर ट्रॉय और स्पार्टा जश्न मना रहे हैं। शराब का दौर चल रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता कि पेरिस और रानी हेलेन के बीच में पिछले कुछ समय से प्यार हो गया है। जश्न के दौरान दोनों चुपके से ऊपर की तरफ चले जाते हैं। पेरिस हेलेन को मोती का हार देता है और उसे अपने साथ भाग जाने का सुझाव देता है। ये बहुत ही बेकार ख्याल है। ये एक ऐसे युद्ध को जन्म दे सकता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हेक्टर, पेरिस का बड़ा भाई, उसके गायब होने पर ध्यान देता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। अगली सुबह पेरिस अपने भाई हेक्टर को बताता है कि वो हेलेन को अपने साथ ले जा रहा है। हेक्टर को अपने भाई से कितना भी प्यार क्यों न हो, वो उस पर गुस्सा हो जाता है। उनके पिता ने जो साल शांति लाने में लगाए थे, वो सब बेकार हो जाएगा। एक भयानक युद्ध छिड़ेगा जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि पेरिस अपने आप को रोक नहीं सका। जब स्पार्टा को पता चलता है कि उनकी रानी गायब हो गई है, तो राजा गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो अपने जहाज़ों को तैयार करने और अभी अभी छिड़े युद्ध के लिए अपने आदमियों को तैयार करने का आदेश देता है। राजा मेनेलॉस अपने भाई अगमेम्नोन को युद्ध में शामिल होने के लिए कहते हैं। अगमेम्नोन खुशी से सहमत हो जाता है और इसका इस्तेमाल ट्रॉय पर हमला करने के मौके के रूप में करता है। ट्रॉय समुद्र पर पूरा नियंत्रण पाने के लिए आखिरी बाधा है, लेकिन यह कोई आसान काम नहीं होगा। हेक्टर पूर्व की सबसे बेहतरीन सेना का नेतृत्व करता है, और उससे भी बढ़कर राजा प्रियम के पास बहुत ऊंची दीवारें और एक मजबूत राजधानी है। अगर वे ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें अकिलीस और उसकी खतरनाक युद्ध रणनीति की ज़रूरत होगी। इसलिए अकिलीस को भर्ती करने के लिए वे सम्मानित ओडिसियस, इथाका के राजा को भेजते हैं। अकिलीस और उसके चचेरे भाई पेट्रोक्लस के प्रशिक्षण के दौरान ओडिसियस दोनों को भर्ती करने के लिए आता है। इस युद्ध को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। यह ग्रीस का अब तक का सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा है, जो 3 दिनों में ट्रॉय के लिए रवाना हो रहा है। ओडिसियस चाहता है कि अकिलीस उसके साथ रहे, और महान योद्धा बनने के वादे के साथ ओडिसीस अकिलीस को उसकी पसंद पर विचार करने के लिए छोड़ देता है। अब अपनी मां की चेतावनियों के बावजूद अकिलीस अमृता की यात्रा पर निकल पड़ता है, जिसे इतिहास की किताबों में हमेशा याद रखा जाएगा। तो हम ट्रॉय में हैं। भाइयों का युद्ध के साथ खुले हाथों स्वागत किया जाता है। हेक्टर अपने पिता को आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। उसने स्वीकार कर लिया है कि युद्ध अपरिहार्य है। तो उस रात पेरिस सोचता है कि हेलेन को साथ भागने के लिए कहना एक अच्छा विचार है, लेकिन वह चेतावनी देती है, अगर वे चले गए या नहीं, मेनेलॉस ट्रॉय को जलाकर राख कर देगा। तो अगले कुछ दिनों में शहर युद्ध की तैयारी कर रहा है। यह केवल कुछ समय की बात है, इससे पहले कि वह विशाल ग्रीक जहाज बेड़ा क्षितिज पर दिखाई दे। घबराहट फैलती है। ट्रॉय शहर युद्ध की तैयारी करता है। अब आगे बढ़ने का नेतृत्व अकिलीस और उसका साथी कर रहे हैं।
वह अपने चचेरे भाई को जहाज की रखवाली करने का आदेश देता है। खुद समुद्र तट लेना चाहता है। हालांकि अकिलीस और उसके आदमियों को तीरों की बौछार का सामना करना पड़ता है और कई लोग मारे जाते हैं, लेकिन वे जल्दी से ठीक हो जाते हैं और खुद को चलते हुए ढाल का रूप देते हैं ताकि सामने की लाइनों को तोड़ा जा सके। अकिलीस और उसके आदमियों से प्रेरित होकर अजाक्स के नेतृत्व में वह ग्रीक जहाज तेजी से अंदर की ओर बढ़ा ताकि उन्हें समर्थन मिल सके। हेक्टर अपने आदमियों को आदेश देने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन वे अकिलीस से दब चुके हैं। वो सूर्य देवता अपोलो के मंदिर को लूट लेते हैं और हेक्टर और उसके आदमियों को जाल में फंसा लेते हैं। और अब आखिरकार अकिलीस और हेक्टर आमने सामने हैं। दोनों दर्शक चाहते हैं और अगले 1000 सालों तक याद किए जाना चाहते हैं। अकिलीस हेक्टर को बाद में और ज्यादा शानदार मंच पर मारने के इरादे से छोड़ देता है। तो लड़ाई खत्म हो जाने के साथ अकिलीस और उसके आदमियों को समुद्र तट पर अन्य सरदारों द्वारा सम्मानित किया जाता है। अपने तंबू में अगमेम्नोन को विजय के सामानों के साथ सम्मानित किया जाता है। ट्रॉय के समुद्र तट पर उसकी जीत के लिए सभी राजा उसकी प्रशंसा करते हैं। यद्यपि अकिलीस असली विजेता है, अगमेम्नोन अकिलीस के साथ बात करने का अवसर लेता है और उसे उसकी औकात बताने की कोशिश करता है। अपनी ताकत दिखाने के लिए वह ब्रिसेस को धमकाता है और अकिलीस के पास उसे अपना रास्ता लेने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब ट्रॉय की दीवारों के अंदर शहर के बुजुर्ग युद्ध के लिए अपनी रणनीति पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। जबकि हर कोई आशावादी रहता है, हेक्टर सतर्क रहता है और अधिक खून खराबा रोकने के लिए पेरिस घोषणा करता है कि वह हेलेन के हाथ के लिए खुद मेनेलॉस को चुनौती देगा। अपने पिता और भाई की चिंता के बावजूद वे इसकी अनुमति देते हैं। तो रात को हेक्टर अपनी पत्नी के साथ अपनी चिंता साझा करता है और प्रभावशाली अकिलीस के बारे में बात करता है, जिसने उसके दाहिने हाथ को मार गिराया था। जबकि वे दोनों डरते हैं कि पेरिस की छोटी सी चुनौती के बावजूद युद्ध फिर भी होगा। और जब वह खुद पेरिस से बात करने जाता है तो वह हेलेन को भागने की कोशिश करते हुए पकड़ लेता है। खैर, उसे डर है कि पेरिस सुबह मर जाएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो अपने गलत कामों को ठीक करने के अंतिम प्रयास में वह मेनेलॉस के पास जाकर माफ़ी मांगना चाहती थी। वह अब ट्रॉय की राजकुमारी है और वे उसकी रक्षा के लिए आखिरी आदमी तक जाने का इरादा रखते हैं। सुबह होते ही अकिलीस युद्ध करने से इनकार कर देता है। वो अपने सैनिकों को तब तक रुकने का आदेश देता है जब तक अगमेम्नोन उससे मदद की भीख नहीं मांग लेता। दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं। ट्रॉय के सैनिक दरवाज़ों पर खड़े हैं, जबकि दूर से यूनानी सेना आ रही है। यूनानी सेना बहुत बड़ी है और उनके सैनिकों का समूह क्षितिज को ढक लेता है। अगमेम्नोन ट्रॉय वालों को आत्मसमर्पण करने का एक आखिरी मौका देता है, लेकिन हेक्टर मुसीबत के सामने भी बहादुरी से खड़ा रहता है। जो भी जीतेगा वो हेलेन को अपने साथ वापस ले जा सकेगा। पेरिस मेनेलॉस को लड़ाई के लिए ललकारता है और थोड़े से झिझक के बाद अगमेम्नोन इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। दोनों सेनाएं तैयार खड़ी हैं और ये दो आदमी युद्ध के मैदान में एक दूसरे से लड़ने के लिए आते हैं। अकिलीस और उसके आदमी दूर से देख रहे हैं। अनुभव और संख्या दोनों में यूनानी कमज़ोर हैं। पेरिस अपनी जान बचाने के लिए लड़ता है, लेकिन अंततः वह अपने प्रतिद्वंदी से हार जाता है। हारने के बाद पेरिस अपने भाई हेक्टर के पास रेंग कर जाता है और अपनी जान बचाने की गुहार लगाता है। समझौता टूट जाता है और मेनेलॉस हेक्टर से पेरिस को मारने का आग्रह करता है। हेक्टर अपने भाई को मरने नहीं देता और मेनेलास को मारकर उसकी रक्षा करता है। ये वो आखिरी तिनका था जो ऊंट की पीठ तोड़ देता है। ट्रॉय की सेना यूनानियों पर हावी होने लगती है और उन्हें पीछे धकेल देती है। अगर ओडिसियस न होता तो अगमेम्नोन अपनी सेना को बुरी हार की ओर ले जाता। यूनानी पीछे हट जाते हैं और हेक्टर धैर्य का परिचय देकर और अब अपनी सेना को यूनानी तीरंदाजों की दूरी में ले जाकर अपने बेहतर नेतृत्व का प्रदर्शन करता है। ट्रॉय इस लड़ाई में जीत गया है। रात को मृतकों को इकट्ठा किया जाता है और जला दिया जाता है। हेलेन पेरिस की देखभाल कर रही है। वो कोई बहादुर योद्धा नहीं है
और हेलेन ये जानती है। उसका मृत पति एक योद्धा था, लेकिन हेलेन को वो नहीं चाहिए था। उसे एक प्रेमी चाहिए था, उसे पेरिस चाहिए था। और यूनानी खेमे में अगमेम्नोन अपने जनरलों के साथ चर्चा कर रहा है कि उन्हें क्या करना है। उसके भाई की मौत के साथ हेलेन के लिए लड़ाई जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। सैनिकों का हौसला कम है और उन्हें अकिलीस और उसके आदमियों की ज़रूरत है। ओडिसीस अगेमोन से माफ़ी मांगने के लिए विनती करता है। अब जिस लड़की को अकिलीस बहुत पसंद करता था, उसे आदमियों को सौंप दिया गया है और वे उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन अकिलीस बचाव के लिए आता है और उसे क्रूर हाथों से बचा लेता है। वह उसे अपने तंबू में ले जाता है, जहां वह उसे खाना खिलाता है और साफ करता है। हालांकि उस रात वह अकिलीस को उसकी नींद में मारने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है। इसके बजाय वे प्यार करते हैं और उसके संयम की शपथ तोड़ देते हैं। अब सुबह में अकिलीस अपने आदमियों को उसके घर छोड़ने के लिए तैयार करता है। हेक्टर सावधानी बरतने का आग्रह करता है, लेकिन बड़े लोग जीत के वादों से प्रेरित होकर अंतिम धक्का देने का आग्रह करते हैं। राजा प्रियम भोर में युद्ध करने के लिए सहमत होता है। अगले दिन सुबह ट्रोजन यूनानी शिविर पर आग बरसाते हैं। उन्होंने अपने अचानक हमले से बढ़त हासिल कर ली है और ट्रॉय की सेनाएं आगे बढ़ती हैं, जो यूनानी सैनिकों के अंतिम सैनिकों को नष्ट करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि हेक्टर को डर था, अचानक हमले ने यूनानियों को एकजुट कर दिया है। अकिलीस और उसके आदमी लड़ाई में शामिल हो गए हैं। युद्ध का तीसरा दिन दोनों तरफ खून खराबे से शुरू होता है। यूनानी, ट्रोजन और लड़ाई के बीच में हेक्टर और अकिलीस एक बार फिर आमने सामने होते हैं। इस बार हेक्टर का पलड़ा भारी लगता है। वह अकिलीस का गला काट देता है। अपनी जीत से दोनों सेनाओं को चौंका देता है। लड़ाई के थम जाने पर हेक्टर ने अकिलीस का मुखौटा हटा दिया। यह खुलासा किया कि यह वास्तव में उसका चचेरा भाई पैट्रोक्लस था, जिसे मार दिया गया था। इस खोज से स्तब्ध दोनों सेनाएं इसे एक दिन का युद्ध मानकर खत्म करने का फैसला करती हैं। जब मिरमिडोन्स शिविर में लौटते हैं तो वे अकिलीस को समझाते हैं कि कैसे उन्हें लगा कि पैट्रोक्लस ही वह था। आज घर जाने के उनके इरादे के बावजूद वे गलती से पैट्रोक्लस के पीछे युद्ध में चले गए। उस रात हेक्टर अपनी पत्नी को ट्रॉय की दीवारों के भीतर एक भागने का रास्ता दिखाता है। वह पूरी उम्मीद कर रहा है कि यूनानी सेनाएं उन दीवारों को तोड़ देंगी। पैट्रोक्लस की मौत ने युद्ध को फिर से जगा दिया है। सुबह होते ही हेक्टर और अकिलीस दोनों अकेले युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। अकिलीस ट्रॉय की दीवारों की तरफ घोड़े पर सवार होकर जाता है, जहां वो अकेले ही बदला लेना चाहता है। दीवारों पर अकिलीस द्वंद्व युद्ध के लिए हेक्टर को ललकारता है और अपने प्रतिद्वंद्वी के डर से हेक्टर द्वंद्व युद्ध में अकिलीस का सामना करने से पहले अपने अंतिम विदाई लेता है। दोनों अपनी लड़ाई शुरू करते हैं और ऐसा लगता है कि अकिलीस के पास राजकुमार पर बस एक छोटी सी बढ़त है। हेक्टर खुद को सबसे बेहतर योद्धा साबित करते हुए उसके खिलाफ अच्छी लड़ाई करता है, लेकिन अंततः हार जाता है। और अकिलीस क्या करता है, वह उस शरीर को ले जाता है और उसे गाड़ी से बांध देता है। उसे वापस शिविर में ले जाता है ताकि हर कोई देख सके। और वे सब भयावह दृश्य देखते हैं क्योंकि उनके प्यारे राजकुमार को दूर ले जाया जाता है। बाद में हम राजा प्रियम को अकिलीस के तंबू में हेक्टर के शरीर को वापस लाने की गुहार करते हुए देखते हैं। वह दया की भीख मांग रहा है। अकिलीस इसे अनुमति देता है। उसने जितने भी युद्ध लड़े हैं उन सभी में उसने जो किया है, उससे थोड़ा परेशान होकर अकिलीस हेक्टर के शरीर पर रोता है। वह राजा प्रियम को विश्वास दिलाता है कि हेक्टर सबसे अच्छा योद्धा था जिससे वह कभी लड़ा है, और वह उसे वह सम्मान देता है जिसका वह हकदार है, जिससे प्रियम को शोक मनाने और मृत राजकुमार को सम्मानित करने का उचित समय मिल सके। उस समझौते ने अगमेम्नोन को नाराज कर दिया और अधिक सैनिकों के मारे जाने के डर से ओडिसियस युद्ध को खत्म करने के लिए एक योजना बनाना शुरू कर देता है और अकिलीस अपने बाकी सैनिकों को घर भेज देता है। 12 दिन बीत जाते हैं और ट्रोजन्स को पता चलता है कि यूनानी उनके पीछे समुद्र तट छोड़ चुके हैं।
उन्होंने एक लकड़ी का घोड़ा छोड़ा है, इसलिए यह सोचकर कि यह देवताओं को एक उपहार है, ट्रोजन इसे अपनी जीत के संकेत के रूप में अपने शहर में लाते हैं। पेरिस की जलाने की इच्छा के बावजूद उन्हें नहीं पता कि ओडिसियस और उसके आदमी अंदर हैं। उस रात ओडिसियस और उसके लड़के छिपने से बाहर आते हैं और यूनानी सेना के लिए फाटक खोलते हैं। ट्रॉय शहर जल्दी से भर जाता है। यूनानी सैनिक शहर को जलाना शुरू कर देते हैं। उनमें अकिलीस भी है। हालांकि उसका एकमात्र लक्ष्य ब्रिसेइस को ढूंढना है। शाही परिवार शहर छोड़कर भागने लगता है। हेलेन और हेक्टर के परिवार को सुरंगों के रास्ते भेजा जाता है। दूसरी तरफ पेरिस रुकने का फैसला करता है और अपने पिता राजा प्रियम को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। ट्रॉय के सैनिक आखिरी आदमी तक लड़ते हैं और युद्ध की भयावहता में राजा प्रियम मारे जाते हैं। ब्रिसेइस को अगमेम्नोन ढूंढ लेता है और सत्ता का भूखा राजा उसका और उसके देवताओं का मजाक उड़ाता है, जिससे वह लापरवाह हो जाता है। ब्रिसेइस इस मौके का फायदा उठाकर उसी समय अगमेम्नोन को मार डालती है। रक्षक उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर उसे अकिलीस बचा लेता है। हालांकि उनका मिलन बहुत कम समय का रहता है, क्योंकि पेरिस ब्रिसेइस को लेने आता है। अकिलीस के एडी में तीर लग जाता है। वह वापस लड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर में लगे तीर की वजह से वो धीमा पड़ जाता है और अंततः उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। युद्धल प्रेमी अपनी आखिरी विदाई लेते हैं और पेरिस और पर्सियस रात में गायब हो जाते हैं। ट्रॉय नष्ट हो चुका है, राजा मारे गए हैं और केवल ओडिसियस ही महान अकिलीस की कहानी बताने के लिए बचा है, जो कि वीरता का एक सच्चा प्रमाण और महान यूनानी योद्धा अकिलीस की गाथा है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।